हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदीबा है और आई विल कंप्लीट चैप्टर प्लांट किंगडम जो हम लोग ने लास्ट टर्न पे जिम्नोस्पर्म्स तक पढ़ लिया था। आज से हम लोग एंजियोस्पर्म को स्टार्ट करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। एंजियोस्पर्म्स अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड। हम लोग ने जिम्नोस्पर्म्स जो पढ़े थे उसमें ओव्यूल्स जो बन रहे थे वो नेकेड थे, इसीलिए उसको जिम्नोस्पर्म नेकेड ओव्यूल्स का नाम दिया था। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स बनते हैं उनके ऊपर फ्लावर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ढक जाते हैं। इन द जिम्नोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स द pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. In angiosperms the seed are enclosed within fruits. Ovules और एंथेरिडियम वो एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जब सीड बनता है तो वो एक फ्रूट से कवर्ड होता है। द एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। एंजियोस्पर्म्स हम लोगों को बहुत वाइड रेंज में मिलते हैं, बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं। जो प्रीडोमिनेंट प्लांट्स है हमारे सराउंडिंग में वो मेनली एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, इन सबको कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से वो लोग इतना ज्यादा फैल नहीं पाए। They range in size from smallest Wolffia to tall trees eucalyptus. Eucalyptus का size is over 100 meters, जो कि usually question में पूछा जाता है। They provide us with food, fodder, fuel, medicine and several other commercially important products. Food हमारे लिए खाना, fodder जो जानवर जो भेड़ बकरी खाना खाते हैं उसे फॉडर बोलते हैं। फ्यूल जो लकड़ी जलती है जिससे बहुत सारे काम होते हैं वो फ्यूल। कोल जो मिलता है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं वो भी जिम्नोस्पर्म से ही मिलते हैं। एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। जिम्नोस्पर्म्स को दो क्लास में डिवाइड करा गया है, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन। डाइकॉट जिनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं जैसे कि इस तरीके से, और मोनोकॉट उसमें केवल एक ही कॉटिलिडन होता है। डाइकॉट में दो सीड का प्रोडक्शन होगा और मोनोकॉट से एक ही सीड का प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गी का पढ़ा था हम लोगों ने, दैट इज प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के बेसिस पे एल्गी को तीन क्लासेस में डिवाइड करा गया, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर के होते हैं, फेओफाइसी ब्राउन एंड रोडोफाइसी रेड। क्लोरोफिल ए and B, chlorophyll A and C, chlorophyll A or T. Question 2. When and where does reduction division takes place in the life cycle of liverwort, moss, fern, a gymnosperm and an angiosperm? Liverworts में reduction division स्पोर मदर सेल्स में होता है जो कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कैप्सूल स्पोरेंजियम में, जिसके वजह से एक हैप्लॉइड स्पोर का प्रोडक्शन होता है। मॉसिस में मियोसिस सेम स्पोर मदर सेल्स के अंदर होते हैं जो कि प्रेजेंट होता है कैप्सूल ऑफ स्पोरेंजियम के अंदर। फर्न स्पोरोफिल्स जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर था उसके अंदर मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन। जिम्नोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोरोफिल्स जिससे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और मैक्रोस्पोरोफिल्स जिससे मैक्रोस्पोर्स बनेंगे, या जिसको हम लोग एग बोलेंगे।
एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि एंथेरिडियम के अंदर होता है, उससे पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होगा और फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है उससे फीमेल गैमीट या एग का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 group of plants that bear archegonia. Briefly describe life cycle of any one. प्लांट्स जिनमें आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, वो 3 प्लांट्स ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। हम लोग ब्रीफली लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स देखते हैं। ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है वो एन होती है, मतलब कि हैप्लॉइड। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एंथेरिडियम और आर्किगोनियम के फॉर्म में। एंथेरिडियम से एंथेरोजॉइड बनता है जो कि बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। बायफ्लैजिलेटेड इसलिए मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। आर्किगोनियम के अंदर एक सिंगल एग प्रेजेंट होता है। वाटर के थ्रू ये एंथेरोजॉइड, ये फ्लास्क शेप आर्किगोनियम के अंदर जाता है और प्रोडक्शन कराता है जाइगोट का, जिससे कि 2n का प्रोडक्शन होता है। जाइगोट एकदम से रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता। रिडक्शन डिवीजन जो जाइगोट में स्टार्ट होना था वो नहीं होता है, जिसकी वजह से एक स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है और ये स्पोरोफिटिक बॉडी फ्री लिविंग नहीं होती है। इस बॉडी में मियोसिस होता है और प्रोडक्शन होता है स्पोर्स का। जैसा कि हम लोग ने देखा कि ब्रायोफिटिक बॉडी एन मतलब कि हैप्लॉइड, जो स्पोर्स हैं वो भी हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड बॉडी ब्रायोफाइट का प्रोडक्शन करते हैं, न्यू ब्रायोफिटिक बॉडी। ये एक कंप्लीट ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल है। मेंशन द प्लॉइडी ऑफ फॉलोइंग प्रोटोनीमल सेल्स ऑफ मॉस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डायकॉट, लीफ सेल ऑफ अ मॉस, प्रोथैलस cells of a fern, gemma cells in Marcantia, meristem cell of monocot, ovum of a liverwort and zygote of a fern. प्लॉइडी का मतलब होता है कि उसमें सेल्स जो प्रेजेंट हैं उसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम है या डिप्लॉइड है। सबसे पहला प्रोटोनीमा सेल्स ऑफ मॉस जो कि हैप्लॉइड होता है क्योंकि वो हैप्लॉइड बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डायकॉट, इसको हम लोग PEN बोलते हैं, PEN ऑफ डायकॉट। ये 3N होता है जिसको हम लोग ट्रिप्लॉइड बॉडी बोलते हैं। लीफ सेल ऑफ अ मॉस, ये हैप्लॉइड होती है क्योंकि मॉस की बॉडी प्रीडोमिनेंटली हैप्लॉइड होती है। प्रोथैलस सेल्स ऑफ अ फर्न, ये भी हैप्लॉइड होता है क्योंकि फर्न्स की बॉडी भी प्रीडोमिनेंटली हैप्लॉइड होती है। जेमा सेल्स हैप्लॉइड क्योंकि ये स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। मेरिस्टेम ऑफ मोनोकॉट एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स की जो बॉडी होती है वो प्रीडोमिनेंटली डाइकॉट होती है, डिप्लॉइड होती है। तो जो स्टेम्स होंगी वो भी डिप्लॉइड होंगी। ओवम ऑफ लिवरवर्ट की बॉडी भी प्रीडोमिनेंटली हैप्लॉइड होती है, तो ओवम भी हैप्लॉइड होगा। जाइगोट ऑफ फर्न, जाइगोट बनता है फ्यूजन से N+N, तो जाइगोट हमेशा ही 2N होता है, डिप्लॉइड। क्वेश्चन 5, राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सबसे पहले तो
एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है। जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन मतलब कि उसको फिक्स करके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसे फिक्सेशन कहते हैं। तो सबसे पहला जो एल्गी का मेन काम है वो तो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। मरीन एरियाज में सबसे ज्यादा एल्गी का होता है। तो पहला पॉइंट तो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, ये डिजॉल्व लेवल मतलब कि घुला हुआ ऑक्सीजन का लेवल पानी के अंदर बढ़ाता है, जो कि मरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। मछलियों को, बहुत सारे जो पानी के जानवर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा हाथ होता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उसको पूरा करने के लिए एल्गी ही प्रेजेंट होता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। थर्ड पॉइंट, फूड प्रोडक्शन फॉर मरीन एनिमल्स। काफी सारे मरीन एल्गी जो होते हैं वो हमारे लिए भी फूड का काम करते हैं, हम भी उनको खा सकते हैं। जैसे कि मरीन एल्गी लैमिनेरिया साइगैसम, जिसको हम लोग भी खा सकते हैं। फिर कुछ मरीन एल्गी हाइड्रोकोलोइड्स की तरह भी यूज होते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स वाटर को, पानी को जज्ब करने वाले जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं, उन चीजों को हाइड्रोकोलोइड्स बोलते हैं। और वो यूज करा जाता है पैकेजिंग पर्पसेस के लिए। चिलीडियम और ग्रासिलेरिया वो यूज कर रहे थे जेलीज में, क्योंकि ये अगार का प्रोडक्शन करता है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स की तरफ। जिम्नोस्पर्म्स मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है कि वो ऑर्नामेंट्स की तरह, वो सजाने के तौर पे बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, खूबसूरत लगते हैं जब उनको रखा जाता है। तो सबसे पहला जिम्नोस्पर्म का इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, दे आर यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स। गार्डन्स में यूज कर सकते हैं। सेकेंड, इनका फाइबर कैन बी यूज्ड फॉर पल्प प्रोडक्शन। जिम्नोस्पर्म्स काफी जरूरी होते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6. Both gymnosperms and angiosperm bear seed. Then why are they classified separately? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही सीड प्रेजेंट होता है, तो उनको अलग अलग क्यों रखा गया? इसका बेसिक डिफरेंस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही सीड था। स्पर्म का मतलब ही सीड होता है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अलग अलग क्यों रखा जब दोनों में सीड प्रेजेंट था? तो इस वजह से, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का सीड जो था दैट वाज नेकेड, मतलब कि इस सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी। जबकि एंजियोस्पर्म में जो सीड बना था उसके ऊपर फ्लावर्स थे, उसके ऊपर पेटल्स थे, वो कवर्ड सीड था, एक फ्लावर के अंदर एनक्लोज्ड, फ्लावर के अंदर बंद, जिसकी वजह से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अलग अलग रखा गया। What is heterospory? Briefly comment on its significance and give 2 examples. Heterospory. हेट्रोस्पोरी क्या है? हेट्रोस्पोरी दो स्पोर्स जो कि साइज में अलग अलग हों, जैसे कि एक छोटा और एक बड़ा, इसको हम लोग हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। अब इस हेट्रोस्पोरी का इंपॉर्टेंस क्या है? The phenomena of presence of spores that are unequal in size. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें स्पोर्स अनइक्वल साइज में अलग अलग हैं। हेट्रोस्पोरी का इंपॉर्टेंस क्या था, क्यों हुआ,
सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो ये एक डिफरेंस प्रोवाइड करता है बिटवीन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अगर कभी भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का डिफरेंस करना है, पता करना है कि कौन सा गैमीट मेल का है और कौन सा फीमेल का, तो अगर हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट है तो बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जो छोटा गैमीट होता है वो हमेशा मेल का होता है और बड़ा फीमेल का, क्योंकि फीमेल हमेशा प्लांट पर रिटेन रहता है, बना रहता है प्लांट के ऊपर ही, पर जबकि मेल को ट्रैवल करके कहीं से आना पड़ता है दूसरे प्लांट से, या पानी के थ्रू या हवा के थ्रू, जिसकी वजह से मेल के साइज को छोटा होना जरूरी है ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में आसानी रहे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो डिफरेंस का ही है कि डिफरेंस पता कर सके मेल और फीमेल गैमेट में। दूसरा इम्पोर्टेंस, हेट्रोस्पोरी जरूरी होती है सीड के प्रोडक्शन के लिए। थर्ड इम्पोर्टेंस is an important step in evolution। जैसे जैसे टाइम बढ़ा था वैसे वैसे आइसोस्पोरा से हेट्रोस्पोरी हो गई। आइसोस्पोरा मतलब सेम साइज से तो अलग डिफरेंट साइज के स्पोर्स बनना स्टार्ट हो गए। ऐसा इसलिए हुआ था ताकि जिम्नोस्पर्म तक आते आते और एंजियोस्पर्म तक आते आते हेट्रोस्पोरी प्रीडोमिनेट कर जाए, बढ़ जाए, क्योंकि हेट्रोस्पोरी बहुत जरूरी है सीड के प्रोडक्शन के लिए, और हमारे इन्वायरमेंट को सीड की बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि फ्रूट्स बन सके, ताकि खाना बन सके, ताकि मिलेट्स, जो जो अलग अलग खाने की चीजें हैं वो बन सके। तो इसलिए हेट्रोस्पोरी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए। इसके दो एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल्स जैसे कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म्स में भी हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। जस्ट प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा एक हैप्लॉइड स्टेज है ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा था, वे जिसमें कि थ्रेड लाइक चेन सेल्स होते हैं और ये डायरेक्टली स्पोर बना देता है। एक हैप्लॉइड स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज इन ब्रायोफाइट, जहां पर थ्रेड लाइक chain of cells are present like in mosses. Second, antheridium. Antheridium is the male sex organ. ये मेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट्स को, जिनको हम लोग एंथेरोजॉइड्स बोलते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि यूजुअली फ्लास्क शेप्ड होता है और प्रोड्यूस करता है सिंगल एग को इन टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट। डिप्लॉन्टिक का मतलब 2n मतलब डिप्लॉइड। ये एक तरीके का लाइफ साइकिल है जहां पर लिविंग स्टेट डिप्लॉइड है, 2n है, और जेनरेट करेगा हैप्लॉइड स्पोर्स को, जैसे कि सार्गैसम में हो रहा था। स्पोरोफिल फिल का मतलब होता है लीफ, स्पोरोफिल का मतलब हो जाएगा स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। ये एक तरीके का लीफ है जो स्पोरेंजिया को रखता है कुछ पेयर्स। इस लीफ के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इसीलिए इसको स्पोरोफिल बोलते हैं। ये दो तरीके का हो सकता है, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मैक्रोस्पोरोफिल, एंड sometimes it produces cones as well। जब माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल मिल जाते हैं तो कोन का प्रोडक्शन भी हो जाता है। एग्जाम्पल इसका है पाइनस, जो कि एक
जिम्नोस्पर्म है। आइसोगैमी, आइसोगैमी का मतलब है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन जो हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, वो फ्यूजन ऑफ दो सेम गैमीट्स सेम साइज में होंगे। उन गैमीट्स की वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसे हम लोग आइसोगैमी बोलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन, मतलब मिलने की वजह से, ऑफ टू गैमीट्स विच आर सेम इन साइज, कि उनका साइज सेम होगा। अब ये सेम साइज के गैमीट सिमिलर इन साइज प्लस फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, दोनों ही में फ्लैजिला प्रेजेंट हो, या सिमिलर इन साइज बट नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब कि फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है, जैसा कि देखा जाता है एक्टोकार्पस में। क्वेश्चन 9, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रेड algae एंड ब्राउन algae। और रेड algae और ब्राउन algae के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो हम लोग करेंगे पिगमेंट के थ्रू। रेड algae में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल टी प्रेजेंट होता है, जबकि ब्राउन algae में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। रेड algae में आर फाइकोइराइथ्रिन प्रेजेंट होता है और ब्राउन algae में आर फाइकोइराइथ्रिन एब्सेंट होता है। रेड algae में जो फूड का स्टोरेज फॉर्म है फ्लोरीडेन स्टार्च के फॉर्म में, और ब्राउन algae में लैमिनारिन और मैनिटॉल के फॉर्म में, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवर्ट्स सबसे पहले तो शेप, उनका शेप लिवर के जैसा होता है। मॉसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट कि इस बॉडी को डॉर्सी वेंट्रल बॉडी बोलते हैं, और मॉसेस की बॉडी में स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि होमो मतलब सेम, स्पोर और हेट्रो मतलब डिफरेंट, अलग। तो होमोस्पोरस में ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, और हेट्रोस्पोरस में मॉर्फोलॉजिकली टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। मैच द फॉलोइंग कॉलम। क्वेश्चन 10, कॉलम 1, उसके आगे हम आंसर लिखेंगे। ओके, क्लेमाइडोमोनास, फाइकस, सेलाजिनेला एंड स्फैगनम। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, मॉस, टेरिडोफाइट, एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। एक्चुअली में इन्होंने हम लोगों को एग्जाम्पल्स दे दिए हैं प्लांट्स के, और हमको उनका एग्जैक्ट क्लास बताना है कि वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। okay. तो क्लेमाइडोमोनास, लोग को पता है क्लेमाइडोमोनास प्रेजेंट होता है। क्लेमाइडोमोनास किसको बिलोंग करता है, मॉस को। सॉरी, क्लेमाइडोमोनास इज एल्गी, क्लेमाइडोमोनास एल्गी। और साइकस, साइकस पता है जिम्नोस्पर्म होता है। सेलाजिनेला, साल्विनिया, ये सब टेरिडोफाइट हैं। स्फैगनम, स्फैगनम एक मॉस है जो कि ब्रायोफाइट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक तो जिम्नोस्पर्म का यही है कि वो सीड से एनक्लोज नहीं होता है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी। जिम्नोस्पर्म्स
जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी, और ये एक्सपोज्ड रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले और फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों ही बार ये एक्सपोज रहते हैं। सेकंड, इनके सीड्स भी नेकेड होते हैं। थर्ड, जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज, टॉल साइज, श्रब्स, हर्ब्स सब आते हैं। मीडियम साइज्ड, टॉल साइज्ड ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। इनकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। पॉइंट, इनकी लीव्स जो प्रेजेंट होती हैं वो ब्रांच भी हो सकती हैं और अनब्रांच्ड भी। दूसरा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि लीफ सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी। प्लांट बॉडी सेपरेट है इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ में। ये दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें विदाउट वाटर होता है। वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एयर से भी हो सकता है। ऐसे हम लोग ने पूरे चैप्टर का एक्सरसाइजेस सॉल्व कर दिए। थैंक यू।